हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपने मॉक टेस्ट 6 दे दिया होगा आरबी का। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हुआ था ये 23 जून को और अब ये बंद हो चुका है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम देखेंगे और साथ के साथ मैथ्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चंस का, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिसमें हम कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं वो भी जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपडेटेड है, आप वो देख सकते हैं। मई एंड तक की करंट अफेयर्स की बुक भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी गई है, वो आप देख सकते हैं। जो पेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं सीजीएल और सीएचएसएल के लिए टीयर 1 और टीयर 2 के, वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और फ्री टेस्ट सीरीज अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके लाइव टेस्ट होते हैं, करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज हैं, इसके अलावा और भी एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं उनके चैप्टर वाइज टेस्ट और बहुत सारी चीजें डली हुई हैं। ठीक है, कुछ में डिटेल सॉल्यूशन होता है, कुछ में नहीं, लेकिन जो लाइव टेस्ट होते हैं इनके अंदर कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। टोटल ये टेस्ट को लगभग 21,000 एस्पिरेंट्स ने दिया। जनरली हमारा जो एवरेज चल रहा था वो 25-26,000 चल रहा था, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो कुछ बच्चे इसलिए लाइव टेस्ट नहीं दे पाए। आगे बढ़ते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन डिटेल्ड आपको टेस्ट के अंदर ही मिल जाएंगे। जब आप टेस्ट के अंदर जाओगे आरबी एप्लीकेशन में तो उसके अंदर आप यहाँ पे रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो आप वहां पे सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख पाओगे। अगर आपको टेस्ट अच्छे लग रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरबी एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां पे एक रिव्यू जरूर दे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये हमारे पास टोटल जो स्कोर था, इसमें जो एवरेज स्कोर रहा है वो 117 का है, टॉपर का स्कोर 186.5 रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें थोड़ा इजियर साइड ये पेपर रहा है। एवरेज मार्क्स आज के टेस्ट में 116.83, जिसे 117 आप मान के चलिए। मीडियन स्कोर 126 और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का अगर हम स्कोर देखें तो वो 182.43 का है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट जिन्होंने 180 से ज्यादा स्कोर किया या उसके बराबर किया वो 14 है। 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले आउट ऑफ 21,000 वी हैव 2326 एस्पिरेंट्स। 140 से ज्यादा स्कोर करने वाले टोटल 5438 एस्पिरेंट्स हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने मार्क्स से कितना ज्यादा कौन क्या क्या स्कोर कर रहा है। परसेंटाइल अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका 160 से ज्यादा आ रहा है तो 97.33 परसेंटाइल चला होगा। अगर आपका 140 से ज्यादा आ रहा है तो आपका 74.9 से ऊपर ज्यादा परसेंटाइल जा रहा होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से इस टेस्ट में है वो 140 के आसपास है। अगर आपका 140 या उससे ज्यादा नंबर आया है तो आप सेफर साइड है। मैं यूआर कैटेगरी के बेसिस पे बता रहा हूँ, अदर कैटेगरी में इससे कम सेफ स्कोर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का एनालिसिस अगर हम करें तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 40.53 गया है, मीडियन स्कोर हमारा 43.5 गया है और कितने 50 आउट ऑफ 50 लाने वाले 1880 कैंडिडेट्स है इस पर्टिकुलर टेस्ट में। रीजनिंग में रीजनिंग का लेवल अगर हम कहें तो ये इजियर साइड रहा है। इसके बाद मैथ्स का एनालिसिस करते हैं तो मैथ्स का जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। इसमें जो 109 एस्पिरेंट्स हैं उनके 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। बाकी ओवरऑल एस्पिरेंट्स का क्या क्या स्कोर रहा है वो देख सकते हैं। उनकी परसेंटाइल कितने मार्क्स पे क्या रहेगी वो आप चेक कर सकते हैं। ऐसी जीके की बात करूंगा तो एक बच्चा 60 ऑफ 50 आउट ऑफ 50 आया। अब जीके में तो स्कोप बढ़ जाता है क्योंकि आप गूगल से भी कई बार कुछ बच्चे डाल देते हैं और हो भी सकता है कि किसी बच्चे का 50 आउट ऑफ 50 आ भी गया हो। जीके का लेवल भी इस बार ये मॉडरेट साइड रहा था, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड था ना ही बहुत ज्यादा इजी था। एवरेज स्कोर जीके में 16.63 गया, जबकि जो पिछला स्कोर था जो जीके का टेस्ट था हमारा उसमें एवरेज स्कोर सिर्फ 8 पॉइंट समथिंग था। ठीक, उसके अलावा ओवरऑल आप देख सकते हैं कितने बच्चे हैं। जैसे 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले 52 एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, 25 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3222 एस्पिरेंट्स है। इस पर्टिकुलर टेस्ट में जीके का जो ठीक ठाक स्कोर माना जाएगा वो 25 के आसपास माना जाएगा। ठीक है, इससे कम है तो थोड़ा सा आपका कम ही चल रहा है जीके की प्रिपरेशन। इंग्लिश का देखें तो एवरेज स्कोर 30.79 और मीडियन स्कोर 33 का है। 39 एस्पिरेंट्स के फुल मार्क्स हैं और बाकी एस्पिरेंट्स के थोड़े से है। इंग्लिश में ऐसा होता है कि बच्चों की एक आधी सिली मिस्टेक हो ही जाती है तो स्कोर 50 आउट ऑफ 50 लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो टोटल 6 लाइव टेस्ट हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। सभी की समरी में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से टेस्ट कितने लोगों ने दिए। ये जब इनिशियल लेवल पे जब टेस्ट लॉन्च हुए थे तब का समरी है कि उस दिन जिस दिन टेस्ट लाइव हुआ था उस दिन कितने थे। जैसे ये 12,320 है। मैंने आपको दोबारा भी पिछले हफ्ते मौका दिया था कुछ टेस्ट को देने के लिए, तो अभी तक लगभग ये वाला टेस्ट 17,000 लोगों ने दे लिया। ये भी थोड़ा थोड़ा और बढ़ चुके हैं सारे टेस्ट, बट इनिशियल लेवल पे जो एनालिसिस था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब लाइव होता है उसमें देने का पर्पस ये होता है कि उसमें कोई चिटिंग का स्कोप जनरली नहीं रहता। ठीक है, अगर बच्चे जानबूझ के ना करना चाहें बात अलग है। ठीक है, मतलब कोई जानबूझ के करना चाहे तो फिर तो मल्टीपल ऑप्शन है, एक आईडी से दे लो फिर दोबारा आईडी से दे लो, तो वो टाइम वेस्ट है, वो अपना भी करेंगे बाकी लोगों को भी भ्रमित करेंगे। लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, उसके बेसिस पे हमें कोई डिसीजन नहीं लेना, हमें देखना है कि सेफ स्कोर क्या चल रहा है टेस्ट के अंदर, एवरेज स्कोर क्या चल रहा है, उसका आइडिया आपको लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं रीजनिंग का देखूं तो अब तक का सबसे इजीएस्ट टेस्ट है आज वाला। हमने देखा भी 50 आउट ऑफ 50 लाने वाले कितने बच्चे थे। ठीक है,
अगर मैं मैथ्स का देखूं तो ये मॉडरेट साइड रहा है आज का पेपर, ना हार्ड ना बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, जीके का देखूं तो ये हमारा मॉडरेट साइड कह सकते हैं इसे भी। इंग्लिश का अगर मैं पेपर देखता हूं तो इंग्लिश का भी यहाँ पे ठीक ठाक है हमारा। तो ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर पेपर में मैं सेफ स्कोर मान के चलूं तो 140 मेरे हिसाब से एक बेटर अप्रोप्रिएशन है, और 145 है तो बहुत अच्छा है आपका स्कोर। 140 इज अ गुड स्कोर इन दिस मॉक। ओवरऑल एवरेज मार्क्स देखें तो इस मॉक के अब तक के जितने भी मार्क्स हुए सबसे ज्यादा एवरेज लोग इसी मॉक के अंदर लेके आ पाए हैं। ठीक है, अगर मैं मीडियन स्कोर भी देखूं तो मीडियन भी इसी मॉक का सबसे ज्यादा है, और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर देखूं तो ये भी सभी मॉक्स में अब तक का इतना जा रहा है, इसलिए इसका सेफ स्कोर भी हाईएस्ट साइड जा रहा है बाकी टेस्ट के कंपैरिजन में। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, सारे अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर हो रहे हैं, जैसे आंसर किया गया सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे। टेस्ट फॉर्म में सारे पेपर्स आरबी की वेबसाइट पे आपके लिए डाल दिए जाएंगे। @RB_SB सर्च कर सकते हैं, और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज एसएससी सीरियल 2024 का नोटिफिकेशन भी आना है। ठीक है, लेट्स सी कितनी वैकेंसीज आती हैं, क्या अपडेट्स आते हैं। ठीक है, 15,000 प्लस तो हमें उम्मीद है आएंगी। देखते हैं उससे कितनी ज्यादा आती हैं और कैसे चीजें चलती हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। बाकी अपनी तैयारी करते रहे। अब मैथ्स के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक विमेन अपने बेटे से 32 साल बड़ी है। 6 साल के बाद विमेन की एज बेटे की एज से 3 गुना हो जाती है, तो हमें बताना है प्रेजेंट एज बेटे की क्या रही होगी। अब देखो, अगर प्रेजेंट में विमेन बच्चे से 32 साल बड़ी है तो कितने भी साल हम आगे या पीछे ले जाएं, एज का जो डिफरेंस है वो 32 ईयर्स ही रहेगा। तो कहता है 6 साल के बाद विमेन और बच्चे की एज का जो रेशियो है वो 3:1 हो रहा है। ठीक है, एज का डिफरेंस क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, और एज का डिफरेंस यहाँ पे कितना है हमारे पास 32 ईयर्स है। तो सॉल्व करते टाइम हम कहेंगे यहाँ पे ये अगर जो एज का डिफरेंस है रेशियो में वो 2 रेशियो है, 2 रेशियो 32 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1:16 ईयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये कब की बात है, ये 6 साल बाद की बात है। प्रेजेंट एज ऑफ सन अगर हमें बतानी है तो 16 में से अगर मैं 6 को घटा दूं तो 10 ईयर्स, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए एज वाले क्वेश्चन में जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कितने भी साल आप आगे या कितने भी साल आप पीछे हो जाए। अगला सवाल हमारे पास कहता है लेटरल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का 3168 दे रखा है, हमें बताना अगर हाइट 48 है तो वॉल्यूम क्या होगी। वॉल्यूम आपको पता है पाई r स्क्वायर एच होती है 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज में आंसर दे रखा है। कब हो सकता है इंटीजर वैल्यू में, आप देखेंगे हाइट तो 48 है, तो कहीं ना कहीं रेडियस के अंदर एक 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार 7 आएंगे तो एक 7 का मल्टीपल बचेगा मेरे पास। 22/7 कर रहा हूं तो यहाँ पे एक 11 का मल्टीपल भी होगा, तो जो मेरा आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल। आप चाहें तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जो 11 और 7 के मल्टीपल निकल गए तो उस केस में आपको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। यह आपके ऊपर हमेशा फ्रीडम रहती है, आप करना चाहो करो या फिर नहीं करना चाहते, बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से करो। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का, बेसिकली यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया देना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे कर्व्ड सरफेस होता है। तो 2πRh 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस इंटू में हाइट दे रखी है 48, ये हमें बराबर दे रखा है 3168 के। इसे सोल्व करके मैं रेडियस निकालूंगा, और रेडियस निकलने के बाद मैं आगे वहां पे पुट करके अपना आंसर निकालूंगा। आप चाहें तो इस चीज को, क्योंकि 2πr अगर आपको मिल जाता है तो उससे कई बार हम रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली पता कर पाते हैं, ये हम सर्कल में कुछ चीजें सीखते हैं वो यूज करके कर सकते हैं, वरना पूरा का पूरा सोल्व करके आप डायरेक्ट वैल्यू निकालो रेडियस की। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे तो ये 3168 है, ये 48 है, 6 इंटू 8 से काट के देखते हैं कट रहा है क्या। अगर मैं इसे 8 से काटूंगा तो 3 जा 24, 76, 9 जा 48, 6 जा। अब 6 से काट के देख लो, ये 6 से भी कट जाएगा 66, 22 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा ये, और मेरे पास रेडियस का मान 7 इंटू 3 21/2 आ जाएगा। अगर रेडियस इतना आ गया यहाँ पे पुट कर दो 22/7 इंटू में 21/2 इंटू में 21/2 इंटू में 48,
आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो 2 और 2 4 से तो काटूंगा मैं इसे, तो ये तो 11 आ गया और ये 24 आ गया। 7 से काटूंगा मैं इसे 3। आप इसे पूरा सोल्व करके बताना, यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो दो ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है तो हमारा आंसर नहीं आएगा। हमें पूरा ही सोल्व करके देख लेना चाहिए। अगर मैं देखूंगा 3 को अगर 24 से करा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 72 दे देगा। 72 को 21 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 इंटू में 2, हाँ 42, 4 कैरी फॉरवर्ड, 7 जा 147 और 4 151। इसे 11 से करना है। क्यों मैंने इस तरीके से ब्रेक करा है, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, हमें ट्रिक पता होती है। तो ये लास्ट डिजिट है 2, फिर 2 + 1 3, 5 + 1 6, 5 + 1 6 और ये पे 1, 16632 ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो कैलकुलेशन भी सिंप्लीफाई कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल सम लगाने का फायदा नहीं होता, जितने में डिजिटल सम लगाते उतने में तो आप वैसे ही आंसर निकाल लेते। बाकी आप मल्टीपल, मैंने बताया स्टार्टिंग में अगर चेक करते इस क्वेश्चन के अंदर 7 और 11 से मेरा आंसर मल्टीप्लाई होता। चार ऑप्शन अगर आप देखते तो चार ऑप्शन में यही ऑप्शन था जो 7 से और 11 से कट रहा था, बाकी और कोई ऑप्शन कटेगा नहीं। ठीक। क्वेश्चन में क्या आता है, अनिल और बिपिन मिलके एक काम को 18 डेज में कर सकते हैं, जबकि बिपिन अकेला इस काम को 30 डेज में कर सकता है। तो हमें बताना अनिल अकेला कितने दिन में करेगा। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम सब लोगों को पता होता है। ये किसके बराबर होता है, दोनों साथ मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास बिपिन अकेला 30 डेज में कर रहा है। तो अनिल कितने दिन में करेगा, ये बराबर होता है 18 इंटू 30 और इसमें नीचे बड़े में से छोटे को घटा दो। दिस गिव्स मी माई आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 अगर काटूंगा यहाँ पे 18 से तो 6 से काटेंगे 3 2 से इसे काटूंगा 15, तो 3 इंटू 15 ये बचेगा 45। ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन का। बेसिक से करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बिपिन प्लस अनिल कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे 18 दिन में। बिपिन अकेला 30 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास ये 90 आ जाएगा, जिसे मैं टोटल वर्क भी मान सकता हूं। बिपिन प्लस अनिल की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। बिपिन की एफिशिएंसी 90 डिवाइडेड बाय 33, तो अनिल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 - 3 दैट इज 2। 90 टोटल वर्क है, एक दिन में 2 काम हो रहा है तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट होगा 45 डेज में। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता होता है जिससे आंसर निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करिए इस तरह के सवाल में। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, डीआई का सवाल है। यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें बता रहा है एक लेबरर पे हर महीने कितनी कितनी उसकी अर्निंग होती है। जैसे जनवरी में उसकी अर्निंग होती है 9500 की, फैब में अर्निंग होती है 9400 की। इस तरीके से चल रहा है सारा। हमें बताना है एवरेज वेज क्या रहेगा लेबरर का फर्स्ट 5 मंथ्स में। तो फर्स्ट 5 मंथ्स का हमें क्या करना है, इसका एवरेज करना है और अपना आंसर बताना है। आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाहें। वैसे तो सिंपल सी कैलकुलेशन, आप सम करके भी सम करेंगे डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वरना आप डेविएशन मेथड यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी 8000 से ऊपर है। तो 8000 को बेस मान के अगर मैं करूं तो मेरी एवरेज अर्निंग कितनी आएगी 8000 प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय 5 महीने, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। देखो डेविएशन देखो, यहाँ पे 0 का है, यहाँ पे 500 का है, यहाँ पे 1600 तो 21, यहाँ पे 14, 21 प्लस 14 ये वाली वैल्यू 35, 35 प्लस 15 5000, तो ये आ गया मेरे पास 9000। ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। वरना बेसिक टोटल सम करके भी 5 से डिवाइड कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल ही था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पर्सन है जिसकी मंथली इनकम 50,000 है और मंथली एक्सपेंस उसका 32,000 है, ठीक है। इनकम 15% इंक्रीज करती है और जो एक्सपेंस है वो 10% इंक्रीज करता है। तो हमें बताना है उसकी सेविंग कितने % इंक्रीज करेगी। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर ध्यान दीजिए, मेरे पास यहां पे वैल्यूज दे रखी है लेकिन हमें परसेंटेज में पूछा, तो परसेंटेज में लेके चलो। इनकम और यहाँ पे एक्सपेंस का रेशियो कितना है 50,000 32,000, 50 और 30 लिख सकता हूं। जिसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, इसे 100 बना लेता हूं और इसे 60 बना लेता हूं, चीजें सिंप्लीफाइड हो गई। तो सेविंग कितनी हो जाएगी मेरे पास, पहले सेविंग हो जाएगी यहाँ पे ये 32 है सॉरी, तो ये 64 हो जाएगी और सेविंग कितनी हो जाएगी मेरे पास 36 हो जाएगी। अब कहता है इनकम इंक्रीज हो गई 15%, इसका 15% 15 होगा,
एक्सपेंस इंक्रीज हुआ मेरा 10%, इसका 10% 6.5 होगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंस सेविंग, सेविंग कितनी इंक्रीज हो गई, आप इसमें इसे घटाएंगे तो क्या ये 8.6 आ रहा है। कितने परसेंट सेविंग टोटल इंक्रीज हो गई, आप कहेंगे सर पहले 36 थी अब 8.6 बढ़ गई, तो 8.6 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100 यही आएगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना आंसर क्या होगा। ऑप्शन से अगर मैं करूं तो डायरेक्टली कर सकता हूं। आपको पता है सर 36 का 1/4 ये होता है 9, 9 कितना 1/4 होता है 25%। अगर सेविंग मेरी 25% बढ़ती तो आप कहते हैं सर 9 से बढ़ती, लेकिन ये 8.6 बढ़ रही है तो 25 से कम बढ़ रही है। ये 25 से ज्यादा है, ये भी 25 से ज्यादा है, ये भी 25 से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोट a माइनस बी इसके बराबर दे रखा है, हमें कोट 15 की वैल्यू बतानी है। अरे भैया कोट a माइनस बी का फॉर्मूला ले रखा है, इस फॉर्मूले को यूज करके हमें उसकी वैल्यू बतानी। भैया हम क्यों यूज करेंगे, हमें तो 4 ऑप्शन में से अपना एग्जैक्ट आंसर बताना है ना। कोट 15 की वैल्यू आप सभी लोगों को याद होगी, कोट 15 होता है 2 + √3। ये वैल्यू अपना याद है आपको तो डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। याद नहीं है तो एग्जामिनर ने फॉर्मूला भी दे दिया आपको। आप क्या करो भैया, ए को 45 मान लो, बी को 30 मान लो। 45 और 30 की तो वैल्यू पता होती है सबको कोट की, यहां पे पुट कर दो और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 15, 30, 22.5 ये सारे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है कि ये वैल्यू याद करके रखो। कहता है 2 लोग हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे, भागना स्टार्ट करते हैं 30 मीटर पर सेकंड से और 50 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक 30 मीटर पर सेकंड से इधर भागेगा, एक 50 मीटर पर सेकंड से इधर भागेगा। एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं और हम ये मान के चलते हैं जब भी 2 लोग भाग रहे हैं तो वो सेम पॉइंट से ही भागना स्टार्ट करेंगे। ट्रैक का सरकमफ्रेंस हमें 200 मीटर दे रखा है, तो हमें बताना है कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो क्रॉस करेंगे। इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे। अगर हमसे ये पूछा है तो कुछ नहीं करना आपको, जो उनकी स्पीड है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं स्पीड का रेशियो लो, 30:50 आया, रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास ये 3:5 आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे, ये मिलेंगे 3 + 5 = 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। अगर सेम डायरेक्शन होता तो उस केस में मेरा आंसर आता, बड़े में से छोटे को घटा दो, 5 - 3 हो जाता 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो डाली हुई है जिसमें रेस के क्वेश्चंस कराए थे CGL 2023 टीयर 1 के, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव करके मेथड बता रखा है कि ऐसा क्यों होता है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर देखो हम सभी लोगों को पता है कि अगर इन दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना हो तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, क्या आप ये बता सकते हैं। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, उसका तो हमें पता होता है कि स्पीड ये है, ट्रैक की लेंथ ये है, ट्रैक की लेंथ को फिलहाल मैं d मान लेता हूं, तो d और स्पीड हो गई ये 50। तो इतने टाइम के बाद ये क्या करेंगे, एक बार पूरा का पूरा क्या होंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा, या फिर इतने टाइम में एक सर्कल पूरा करेगा। ये कितने टाइम में सर्कल पूरा करेगा, आप कहेंगे सर d/30। दोनों कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, आप कहते हैं सर वो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। इसे 50 और 30 को फिलहाल मैं ए और बी ले लेता हूं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो मैंने कहा ये d/a, इसकी स्पीड है a और इसकी स्पीड है b। एलसीएम इसका निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर वो d रह जाएगा, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर एचसीएफ ऑफ ए बी ये आ जाएगा। इतने टाइम के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। लेकिन पहली बार ये ट्रैक पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, आप कहेंगे पहली बार अगर मैं आपसे पूछूं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, a + b हो जाएगी, और ट्रैक लेंथ है d, तो d और a + b पहली बार इतने टाइम के बाद मिलेंगे। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे, इसका मतलब यही है कि ये कितनी बार मिल चुके होंगे यहां तक, यहां पे मिलने के टाइम पे, या फिर यहां से जब चल रहे हैं तो जब दोबारा यहां पे मिलेंगे तो वो सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बता देगा कि उसके बीच में कहां कहां मिले हैं। तो आप कहेंगे सर एक बार ये इतने टाइम के बाद बार बार मिलेंगे और इतने टाइम के बाद स्टार्टिंग में मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में मिलने का जो टाइम है, अगर मैं ये वाले टाइम को डिवाइड कर दूं इससे,
तो मुझे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये मिल रहे हैं। आप देखेंगे डी से डी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा और ए प्लस बी ऊपर चला जाएगा, तो मैं कहूंगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई HCF ऑफ ए बी, ये मुझे बताएगा कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये मिलेंगे। मैं दोबारा इस लाइन को रिपीट करता हूं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे और कितने मिनट के बाद ये बार बार मिलेंगे, ये हमें दे रखा है। अगर ये डिवाइड कर दूं मैं इससे तो मुझे पता चल जाएगा कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के बाद दोबारा से वो अगेन सेम पॉइंट्स पे मिलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि पहली बार जब वो मिलेंगे तो हो सकता है यहाँ पे मिले, फिर 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 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कुछ इस तरीके से सिनेरियो चल रहा होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले एक बार मिलने पे कितने टाइम के बाद मिलते हैं वो हमने देख लिया, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे वो हमने देख लिया, इससे डिवाइड कर दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने तक वो कितनी बार मिले वो हमें पता चल गया, और वो उतने ही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो मिले होंगे। तो वो बता रहे हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाय HCF ऑफ ए बी। अब इसे सोल्व करने के लिए अब HCF ऑफ ए बी क्या होगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। तो ए और बी अगर मैं मान लू, इसे AH मान लू और इसे BH मान लू, H क्या होगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, और ये A और B क्या है, इन दोनों का अनकॉमन फैक्टर। या फिर इन दोनों का अगर रेशियो निकालूंगा A और B का, तो मेरे पास क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर AH रेशियो BH, तो ये बचेगा A रेशियो B। वही है मेरे पास, यहाँ पे H अगर काट दूंगा तो ये मेरे पास रिलेशनशिप बच रही है A प्लस बी। तो A प्लस बी ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे देता है कितनी बार ये आपस में मिलेंगे इस सर्कुलर ट्रैक पे, कितने कितने पॉइंट्स में मिलेंगे सर्कुलर ट्रैक पे। ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल है, मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसके इंटरनल बाइसेक्टर B और C के O पॉइंट पे मिलते हैं। ABC, B और C के इंटरनल बाइसेक्टर्स कहां पे मिल रहे हैं, पॉइंट O पे मिल रहे हैं। एंगल BAC हमें 54 दे रखा है, तो हमें बताना है BOC क्या होगा। ये वाला एंगल क्या होता है, O पॉइंट हो गया मेरा इन सेंटर का अंतः केंद्र हो गया, और फॉर्मूला होता है जो ये वाला एंगल होता है, ये बराबर होता है 90 प्लस दिस एंगल डिवाइडेड बाय 2, 54 डिवाइडेड बाय 2, तो 27,117। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये विदाउट पेन किया जा सकता था, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल, सेक थीटा इसके बराबर दे रखा है, हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा बताना है। आप कहेंगे सर सोल्व करना पड़ेगा, सेक और tan के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली यहाँ से सेक थीटा से tan थीटा निकाल लो फिर सोल्व कर लो, आपके ऊपर है कैसे करना है। मैं रिलेशनशिप से करूंगा, मैंने tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा ही मेरा आंसर होगा। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा दे रखा है 7/5, तो 49/25 आ गया। tan निकालना है, सेक क्या होता है मेरे पास, आप कहेंगे सर tan को कन्वर्ट करना चाहो सेक की फॉर्म में तो वो भी आप कर सकते हो। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 49/25 माइनस में, सोल्व कर लो। यहाँ पे ये आ जाएगा ऊपर 24/25 और यहाँ पे 49/25, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 24 इंटू 49, 24 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 216, 21 कैरी फॉरवर्ड, 24 इंटू 4 96, 97,117, दिस इज माई आंसर। चले आगे, कहता है एक ग्रुप में 36 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट इतना है, 4 स्टूडेंट्स ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं, जो एवरेज उसकी वजह से हमारा 17.5 kg रह जाता है बचे हुए लोगों का। तो हमें बताना है इन 4 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्या होगा। आप बेसिक से करना चाहें तो आप बेसिक से तो कर ही सकते हैं कि 36 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट इतना था, 22.5 था, तो ये हो गया टोटल वेट। ये किसके बराबर होगा, 4 स्टूडेंट्स जो छोड़ के जाते हैं उनका एवरेज वेट x मान लेता हूं, बचे हुए स्टूडेंट्स कितने हैं 32, उनका एवरेज वेट आ गया 17.5। सोल्व करेंगे आपको x का मान मिल जाएगा। अगर मैं बेसिक से कर रहा हूं, अभी डेविएशन मैंने यूज नहीं किया, 4 से काट दूं 8 और यहां पे आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, ये मेरे पास 9 इंटू में 22.5 है, यहाँ पे 8 इंटू में 17.5 है, इसे ब्रेक कर लूं 17.5 प्लस 5 लिख सकता हूं। 9 इंटू में 17.5, 8 इंटू में 17.5, मेरे पास बचा 17.5, फिर 9 इंटू में 5, ये हो गया मेरे पास 45 और ये हो गया x के बराबर, ये जोड़ दोगे तो 62.5। ये हो गया बेसिक वर्जन इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डेविएशन लगा सकते हैं। यहाँ पे 4 लोग छोड़ के जा रहे थे, मैं मान लेता हूँ 32 छोड़ के जा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 36 स्टूडेंट्स था, एवरेज वेट था कितना 22.5। ठीक है,
मैं मान लेता हूँ 32 स्टूडेंट जो बचे वो छोड़ के गए, जिनका एवरेज वेट था 17.5। तो हमें बचे हुए जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनका वेट बताना है। डेविएशन कंसेप्ट अगर मैं लगाता हूं तो मैं क्या देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 36, 32 और 4 है, रेशियो निकाल लूं तो मेरे पास ये बचेगा 9 माइनस 8 और ये 1 ही बचेगा। अगर हम डेविएशन देखें तो यहाँ पे डेविएशन कितना आएगा मेरे पास, 22.5 को एवरेज वैल्यू मान लेता हूं, तो यहाँ पे डेविएशन 0 का है, यहाँ पे मेरे पास -5 का डेविएशन है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो भी एवरेज वैल्यू है वो देखेंगे कि एवरेज से कितना डेविएशन यहाँ पे निकल के आएगा। आप देखेंगे 9 इंटू 0 0 माइनस 8 इंटू में -5, ये हो गया मेरे पास 40 का डेविएशन आ रहा है 1 पे, तो प्लस 40, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 62.5। चले आगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लग रहा है देखने में, आपको ट्राई करना है कि क्या आंसर आएगा, बाकी शायद लंबा नहीं है क्योंकि जो डिवीजन है वो आसान दे रखा है। और चारों ऑप्शन में देखो लास्ट में 343 दे रखा है, तो ये तो एज इट इज दे रखा है, बस मुझे ये वाला पार्ट सोल्व करना है और आंसर बताना है क्या होगा। 18 + 5 23, 64 बाय 16 4, तो 19 प्लस 73 92 हो गया, यही आएगा। 36 144 को काटेगा 4 टाइम्स, 11 इंटू 4 44, 44 प्लस 42 86 इंटू में, ठीक है, इंटू में इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर ही रहने तो चलो। 53 माइनस 13 40 प्लस 4 44 प्लस में 13 माइनस 84 71। यहां पे कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। ये माइनस का 71 आएगा पहले तो इधर, चारों ऑप्शन नेगेटिव में है और यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट बन रहा है, तो कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक रही है जो इस पीपीटी के अंदर है, जो आपने टेस्ट दिया होगा सही होगा, तो आप एक बार वेरीफाई। ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। कहता है एक चोर ने चोरी करी और भाग गया 18 मीटर पर आवर की स्पीड से। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे 10 मिनट के बाद पकड़ना स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया उसके पीछे, और उसे अगले 15 मिनट में पकड़ लिया। तो हमें बताना है मीटर पर आवर में सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड क्या होगी। देखो मीटर पर आवर में दे रखा है, हमें ध्यान से चलना पड़ेगा। अब देखो जो चोर है उसने कितना भागा, आप कहेंगे सर 10 मिनट पहले भागना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके 15 मिनट के बाद फिर वो पकड़ा भी गया, तो 10 + 15 25 मिनट तक चोर भागा, और जो पुलिस वाला है वो कितने मिनट भागा, 15 मिनट। दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मेरे पास टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। तो अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो 15:25, जिसे मैं 3:5 भी लिख सकता हूं। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा था कि जो चोर की स्पीड है वो 18 मीटर पर आवर है, तो 3:18 मीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करता है, तो इनटू में 1:6 मीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा, 5:5 इंटू 6 30 मीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पुलिस की स्पीड रही होगी। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है एक शॉपकीपर गुड्स को 15% डिस्काउंट पे बेचता है, उसके बाद भी 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। अगर वो 18% के डिस्काउंट पे आर्टिकल्स को बेचे एमआरपी पे, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सर डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है मेरे पास, कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी। ये क्या होती है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे बेचा, 15%, तो 100 माइनस जो भी डिस्काउंट पे बेच रहे हैं वो करते हैं यहाँ पे, कितना प्रॉफिट हो गया डिस्काउंट पे बेचने के बाद भी, वो है 25, तो ये हो गया 100 + 25। ये डायरेक्टली मुझे रिलेशनशिप देता था कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की। तो ये आ गया 85 रेशियो यहाँ पे 125। अगर मैं 5 से काट दूं तो 17:25 आ गया। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करेंगे एमआरपी को 100 बना लें, तो इसमें 4 से गुना कर देता हूं। मैं कहूंगा अगर 68 मेरा कॉस्ट प्राइस है तो एमआरपी कितना रहेगा, 100। कहता है एमआरपी पे हमने 18% का डिस्काउंट दे दिया,
इस पे 18% का आप डिस्काउंट देंगे तो -18 कितने का बेचेंगे, 82 का बेचेंगे। हमें अब कितने का प्रॉफिट होगा ये बताना है। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट कितने का हो गया, 14 का हो गया, कितने पे, 68 पे। तो 14 डिवाइडेड बाय 68 इंटू में 100%, दिस इज माय आंसर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 20, 21, 23, 25। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? इसका 1/4 होता है 17, 25% होगा इसका 17, तो 25% से तो कम है, तो ये नहीं हो सकता। इन तीनों में से आंसर आएगा। ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए डायरेक्टली सोल्व भी कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 34 है, ये 7 है, 700 डिवाइडेड बाई 34 कितने टाइम्स जाएगा, पहले तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर 20 बचेगा, 200, 0 आएगा, 20 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 1। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर की जो वेइंग मशीन है वो 600 ग्राम शो करती है जब एक्चुअल वेट कितना हो, 550 ग्राम हो। कॉस्ट प्राइस एमंड्स का है 920 पर केजी, और हमें 300 ग्राम के पैकेट बनाने हैं पोल्ट्री मशीन को यूज करके। तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या हो हर एक पैकेट का, जिससे कि हमें 20% का प्रॉफिट हर एक पैकेट पे मिल जाए। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर देखो 600 ग्राम दिखाती है जब एक्चुअल में 550 ग्राम हो, हमें 300 ग्राम का पैकेट बनाना है, तो एक्चुअल में कितना वेट डालना पड़ेगा? आप कहेंगे सर हमें एक्चुअल में डालना पड़ेगा 275 ग्राम, है ना। कॉस्ट प्राइस जो 275 ग्राम को होगा, ठीक है, वो 300 ग्राम के पैकेट पे रहेगा। जो कीमत है वस्तु की वो है 920 रुपए पर किलो। तो 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो 275 ग्राम की कीमत क्या होगी? आप कहेंगे सर 920 डिवाइडेड बाई 1000, ये 1 ग्राम की कीमत हो गई, और 275 ग्राम का कॉस्ट प्राइस आएगा इतना। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन पैकेट्स को कितने का बेचना है, 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब 1/5, तो 5 पे 1 का मुनाफा, मतलब 6/5 का हम बेचेंगे। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस एक पैकेट का। क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना सी सवाल था ये। सॉल्व करेंगे। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काटूंगा तो ये मेरे पास 55 आ जाएगा। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें, देखो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है और वो 6 है, तो मुझे पता है, चलो 10 काट देता हूं, ये 11 बचेगा और ये 3 बचेगा। और कुछ नहीं काटते, 10 को एज इट इज रखते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू मुझे मिलनी है, चारों ऑप्शन ये बता भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो 3 को 92 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 46276। इसमें 11 डिवाइडेड बाई 10, 11 से करूंगा तो 6, 7 और 6 13, 1 कैरी फॉरवर्ड 9 और 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 3 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल गिव मी 303.6। चले आगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दो सर्कल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। पहले सर्कल का रेडियस 16 है, जिसका सेंटर O है, और दूसरे सर्कल का सेंटर A है और उसका रेडियस क्या है, 9 है। हमें इनकी कॉमन टेंजेंट BC का मान बताना है। चलो कॉमन टेंजेंट B और ये C मान लिया मैंने इसकी लेंथ। जब दो सर्कल आपस में टच करते हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2 इंटू में रूट में R इंटू में R। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में रूट में 16 इंटू में 9, तो यहां से 4 और 3 12 टू 24, ये मेरा आंसर आएगा। चले आगे। इन नंबर्स में से कौन सा 8 से डिविजिबल नहीं है, हमें यह बताना है, ठीक है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से कटनी चाहिए, तो लास्ट की 3 डिजिट ये 8 से कट रही है, कट रही है। लास्ट की 3 डिजिट 8 से ये कटेगी या नहीं कटेगी, ये चेक करना है। फिर ये लास्ट की 3 डिजिट और लास्ट की 3 डिजिट, ये 3 बच रहे हैं जो डायरेक्टली मैं नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर लास्ट की तीनों डिजिट 0 0 0 हो तो कट जाएगा वो 8 से, बिल्कुल कटेगा। अब ये 0 0 0 में कितना कम है, 16 कम है, तो 16 भी 8 से कटता है, 0 0 0 भी, तो ये भी 8 से कट जाएगा। ये 0 0 0 में कितना कम है, ये 8 कम है, तो ये भी 8 से कट जाएगा। ये वाली वैल्यू 0 0 0 लास्ट की 3 डिजिट हो तो उससे कितना कम है, 2 कम है, तो ये 8 से नहीं कटेगा। तो यही मेरा आंसर होगा क्वेश्चन का। तो लास्ट के डिजिट से भी आप देख सकते हैं, अगर 9 9 की रेंज में कुछ दे रखा है तो हमें पता है 0 0 0 तो कटेगा, तो उससे अगर डिफरेंस 8 का मल्टीपल होगा तो 8 से कटेगा, डिफरेंस 8 का मल्टीपल नहीं होगा तो 8 से नहीं कटेगा। तो ये वाला आंसर मेरा, ये वाली वैल्यू 8 से नहीं कटेगी, यही आंसर है।
अगला सवाल हमारे पास, देखो इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास 5 स्टेट्स दे रखी हैं, ए बी सी डी एंड ई। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इतनी दे रखी है। तो अगर मैं पूछूं अबव पॉवर्टी लाइन कितनी होंगी, तो आप इसमें से 100 में से घटा देंगे। यहाँ पे 75%, यहाँ पे 87%, यहाँ पे 74%, यहाँ पे 89% और यहाँ पे आप 83%, ये आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, अबव पॉवर्टी लाइन। अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, और अबव पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, वो यहाँ पे दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है अगर स्टेट बी और स्टेट सी दोनों की ही पॉपुलेशन प्रत्येक के 6000 है, बी और सी दोनों की 6000 पॉपुलेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन दोनों स्टेट्स में क्या होंगी। अब देखो बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है, 13% टोटल लोग हैं स्टेट बी के अंदर, तो आप कहेंगे सर 6000 का 13%, और इन 13% में टोटल मेल और फीमेल है, हमें फीमेल पॉपुलेशन बतानी है। मेल प्लस फीमेल कितने हैं, 5 + 8 13 है, जिसमें फीमेल हमारे पास कितनी है 5, तो टोटल इतनी पॉपुलेशन होगी फीमेल की जो स्टेट बी में बिलो पॉवर्टी लाइन होगी। ऐसे ही स्टेट सी में अगर मैं निकालूं तो 26% टोटल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इसमें भी 26% में फीमेल कितनी है 4/13 होंगी, टोटल कितना है 6000 है। इन दोनों का सम करके हमें वैल्यू बतानी है। आप देखेंगे 6000 तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, उसे बाद में देख लेंगे। अगर मैं रिमेनिंग पार्ट को सोल्व करूं तो ये 2, तो 2 और 4 8% बन रहा है, यहां पे 1 और 5 5%, 8 + 5 13%, तो 6000 का ये कितना बना टोटल 13%, 6 × 13 78, तो 780 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अगला सवाल हमारे पास, कुछ पैसे हैं मेरे पास, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं तो मेरे पास 1025 और 1000 वैल्यू मिलती है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। ठीक है, किस तरीके से करेंगे। आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का सेम ही होता है, तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपीज है तो पहले साल का 500 रहा होगा, दूसरे साल का भी 500 रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 1025। आप कहेंगे सर फर्स्ट ईयर का तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो सेकंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही होगा, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा रिमेनिंग। 1025 में से 500 घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास 525, तो 500 तो सिंपल इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, तो 25 हमें एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल पे भी ब्याज मिलता है और ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो मेरे पास जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज यहां मिला पहले साल में, दूसरे साल में इतना ब्याज मिला। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल का ब्याज सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तो 500 रुपए पे किस ब्याज दर से हमें 25 रुपए मिलेंगे एक साल के अंदर, वो बताना है। तो 25 कितना है 500 का, आप कहेंगे सर ये तो 5% ही दिख रहा है इसका, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%, वरना आप ऐसे कर सकते थे 25 डिवाइडेड बाय 500 इंटू में 100% इक्वल्स टू 5%। चले आगे। कहता है x² + 1/x² 6 है, x 0 और 1 के बीच में, तो इसका मान बता दो। अच्छा सवाल है। अगर x² + 1/x² इतना है, x⁴ - 1/x⁴ क्या होगा, x² + 1/x² इंटू में x² - 1/x²। अच्छा ये वाली वैल्यू तो मुझे पता है, ये तो दे रखा है 6। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है। x² + 1/x² अगर दे रखा हो तो x² - 1/x² होता है, प्लस माइनस रूट में 6 का स्क्वायर, प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो -4, ये वैल्यू होती है। अब देखो प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है आपको ये देखना है। अगर x 0 से 1 के बीच के अंदर दे रखा है हमें, तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे 1/x बड़ा होता है किससे, x से। अब 1/x x से क्यों बड़ा होता है ये भी समझ लो। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लो, से मैंने कहा कि x को चलो मैं 1/2 मान लेता हूं, ठीक है। तो 1/2 बड़ा है या 1/x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बड़ा है।
तो आप कहेंगे सर 2 बड़ा है, तो 1/x ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1/x² से। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो सिर्फ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। और मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी -36 - 4 32, जिसे मैं 4√2 भी लिख सकता हूं। तो 6 इंटू में -4√2, आंसर विल बी -24√2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सी सही है, डी सही नहीं होगा, ध्यान रखना। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये नहीं दे रखा होता तो हम कहते प्लस माइनस आता। फिर अगर इस केस में देखो 3 कंसेप्ट बनते, अगर हमें दे रखा होता कुछ भी नहीं तो मैं कहता +/-24√2 आंसर होता। अगर हमें कहता इफ x ग्रेटर देन 1 है तो मेरा आंसर होता +24√2। अगर मुझे दे रखा है इफ x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो -24√2। ये 3 केसेस जनरली एग्जाम में पूछता है, तो तीनों में अलग अलग आंसर आते हैं। कहता है एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, जिसके अंदर DE पैरेलल है BC के, तो DE कुछ ऐसी लाइन रही होगी। DE हमें 18 दे रखा है, तो हमें लेंथ ऑफ BC बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। अगर AD रेशियो DB 3:7 है, मतलब ये 3 रेशियो है और ये 7 रेशियो। बाकी इस क्वेश्चन में इन्हें थोड़ी सी और चीज ऐड करनी चाहिए थी। हमें ये मेंशन करना चाहिए था कि AB के ऊपर पॉइंट है D और AC के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब हम लिख रहे हैं DE पैरेलल टू BC, इसका मतलब यह है कि D से लेके E पे जब मैं जा रहा हूं, ये लाइन पैरेलल जा रही है BC के, तो ये ऑटोमेटिकली D इधर ही आएगा AB के ऊपर और E AC के ऊपर ही आएगा। बट स्टिल लिख देते तो बेटर रहता। चलो हमें कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आपको पता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर, क्योंकि ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल भी अल्फा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये बीटा तो ये भी बीटा, और ये वाला एंगल कॉमन। तो हमें पता होता है ADE सिमिलर होता है ABC के, तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब ये 3 है ये 7 है, तो कंबाइंड रेशियो कितना हो जाएगा 10। तो मैं कहूंगा AD बाई AB दैट इज 3/10, ये बराबर हो जाएगा DE दैट इज 18 बाई BC। सोल्व कर लो, यहां से काटेंगे हम तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6 और BC का मान आ जाएगा 60। क्वेश्चन हो गया खत्म। बाकी आप इसे ना थोड़ा और बेटर तरीके आपको आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। वैसे तो डायग्राम की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी हो जाता है, कुछ बच्चे कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप देखो यहाँ पे ये 3 रेशियो है और इसकी जो दूसरी साइड है, एक साइड 3 रेशियो है, दूसरी साइड 18 है, तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 6 गुना है। कोरोस्पॉन्डिंगली अगर मैं बड़े ट्राइंगल को देखूं, उसके कोरोस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है 10 और हमें ये वाली बतानी है, तो 10 का ये कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। और आप डायरेक्टली यहाँ पे 60 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी देखी जा सकती है। जब हम फास्ट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि चीज ऐसे नहीं लिखते। अगला सवाल मेरे पास ax प्लस by इक्वल्स टू 1 दे रखा है, bx प्लस ay इक्वल्स टू 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है। हमें x की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ a प्लस b। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है जब अलजेब्रा की मैंने CGL 2023 टीयर 1 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन करवाया था। और ये बिल्कुल एज इट इज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने उठा के डाला हुआ है। इसका एक रिजल्ट मैं आपको लिख रहा हूं, ये आप याद रख लीजिए। आप बेसिक से निकालेंगे तब भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, ए और बी के अलग अलग वैल्यूज पे आप ट्राई कर सकते हैं। ए की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, बी की वैल्यू 3 रख दीजिए, आप चेक करेंगे, 4 ऑप्शन वेरीफाई करेंगे, आपको एक ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी डायरेक्ट आपको जो रिलेशनशिप याद रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर ax प्लस by आपको 1 दे रखा हो और bx प्लस ay इसके बराबर दे रखा हो, तो मेरे पास यहाँ पे x का मान होता है a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और y का मान होता है मेरे पास b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसमें सेटिस्फाई करेगा, आप देख के रख लो। ये a है, a रख दूंगा यहाँ पे a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सम करेंगे 1 आ जाएगा। यहां पे आप पुट करके रखोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बनता है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 3 डिफरेंट कलर के पेन्स हैं एक बॉक्स के अंदर, और टोटल पेन्स 104 है। रेड कलर और ग्रीन कलर के पेन्स का जो रेशियो है वो 3:4 है, और ग्रीन कलर के पेन 66 2/3% है ब्लू कलर पेन्स के। तो ग्रीन रेशियो अगर मैं ब्लू निकालता हूं तो 66 2/3% होता है 2:3। अगर ब्लू 3 है तो ये 2 होंगे। तो अगर ये ग्रीन 4 हो गए तो ब्लू कितने हो जाएंगे, इंटू 2 कराए हमने, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। हमसे पूछा डिफरेंस बता दो रेड कलर एंड ब्लू कलर पेन्स के बीच में क्या होगा। टोटल पेन कितने हो गए 13 रेशियो, ये 104 के बराबर मतलब 8 टाइम्स। रेड और ब्लू के बीच का डिफरेंस 6 - 3 3 आ गया, 3 × 8 कितना हो गया 24। चलें आगे। x = 1/x-7 दे रखा है, x + 1/x बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अलजेब्रा का। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें x + 1/x की फॉर्म चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। x से कुछ नहीं पता चल रहा, x - 7 को अगर मैं उधर ले जाऊं और x को इधर ले जाऊं तो चीजें मेरे लिए सिंपल हो जाएंगी। अब मैं क्या करता हूं, x - 1/x, ये किसके बराबर आ गया 7 के। मुझे क्या चाहिए, x + 1/x, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट में x - 1/x का होल स्क्वायर, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +4, तो 49 रूट में 53 आ गया। अब बारी बची प्लस माइनस में क्या आएगा। देखो अगर x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो +53, दिस इज माय आंसर। अगला सवाल मेरे पास, इनमें से अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स ये रखी जाए तो कौन सा सेट मुझे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल देगा, ये हमें बताना है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, अगर मेरे पास एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, उसकी साइड है ए, ये बी है और ये सी है, मतलब एक एंगल मेरा 90 से बड़ा होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो उसके सामने वाली साइड होती है, इसका स्क्वायर क्या होता है, ये बड़ा होता है मेरा किससे, इन दोनों के स्क्वायर के सम से। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इक्वल हो जाता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में छोटा हो जाता है। तो मेरे पास ये कंडीशन होती है। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, देखो 3 साइड से रखी हैं, हर केस में ये दोनों छोटे वाली साइड है, ये बड़े वाली साइड, छोटे वाली साइड बड़े वाली साइड, छोटे वाली साइड बड़े वाली साइड, छोटे वाली साइड बड़े वाली साइड, इन दोनों के स्क्वायर का सम को इसके स्क्वायर से चेक करना है। अब इसे आप बेसिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि 2 स्क्वायर करूंगा, उनका सम करूंगा, फिर इसका स्क्वायर, सबके 12 वैल्यूज का स्क्वायर करके चेक करना, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं कि हमें स्क्वायर ना करना पड़े, हम डायरेक्टली कर पाए। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो आप ये दोनों टर्म बहुत पास हैं, ये दोनों भी पास हैं, ये दोनों भी पास हैं, ये दोनों भी पास हैं, और डिफरेंस भी 2 का ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं c² - b² बड़ा होना चाहिए किससे, a² से, या ये भी कंडीशन होगी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की। तो अगर हम देखें यहां पे क्या होगा, फर्स्ट केस मैं लेता हूं, 18² आप सभी लोगों को पता है 324 होता है, इसे कंपेयर करना है किससे, 67² - 65² से। तो a² - b² का लगा दूंगा तो मुझे इंडिविजुअली स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। तो 67 - 65 आ गया 2, 67 + 65। अब इन दोनों की मिडिल वैल्यू क्या है 66, तो क्या ये 2 × 66 ही होगा, क्या ये वाली वैल्यू है। थोड़ा सा और मैंने कैलकुलेशन को बचाने की कोशिश करी है, क्या ये रिजल्ट बनेगा। अब देखो 66 को 2 से करूंगा 132 इंटू में 2, 264 आएगा, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो मेरा आंसर ये नहीं होगा, हमें ये इस साइड वाला बड़ा चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बी केस लूंगा, तो उसमें क्या 17 का स्क्वायर 289 हमें पता है। अब कंपेयर करो, देखो 66² - 64², डिफरेंस आ गया 2 का, 66 + 64 करना है बेसिकली, आप चाहो तो पूरा कर दो, तो मेरे पास 130 आ जाएगा। कौन सा बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो फिर से ये आंसर नहीं होगा, सी पे आए। 16 का स्क्वायर 256,
65 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर 2 और 128, ये तो 256 के बराबर आ गया है ना। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, आपके पास 15 स्क्वायर 225, ये आएगा 264 प्लस 62 126, तो ये तो मेरे पास 152 चला जाएगा, तो ये बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। कंडीशंस को चेंज करना आपको अपने हिसाब से आना चाहिए। आज के सेशन का आखिरी सवाल, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर है, ये 1 के बराबर है। यहां पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे सर देखो कोस ए यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर है और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है, कितना हो गया। अगर साइन स्क्वायर है कोस ए के बराबर है तो यहां पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये कोस क्यूब ए और कोस 4a बचेगा। कोस स्क्वायर ए को कॉमन, कोस प्लस कोस स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो ये 1, तो कोस स्क्वायर ए बचेगा। कोस स्क्वायर ए नहीं है लेकिन साइन 4a है, कोस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा साइन 4a के बराबर हो जाएगा, तो यही आंसर है। क्वेश्चन खत्म। एक इक्वेशन थी, एक वेरिएबल था, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो सिंपल था। चलें क्या आगे अब हम, दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। बाकी बहुत सारे फ्री टेस्ट आरबी की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, और कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी का ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।